अवेट है, एसिंक अवेट है। जितने भी ये कॉन्सेप्ट थे तो हम क्या करेंगे, इनको पहले कवर कर लेंगे और फिर इन सब चीज़ों को कंकरेंसी में यूज़ किस तरह करते हैं फिर इसको देख लेंगे। मेरे ख्याल में हम ये लैक यहाँ पे कर रहे थे कि हम डायरेक्ट कंकरेंसी को देख रहे थे और बाद में इनकी जो बेसिक्स थी उनको देख रहे थे। तो आज हम यही कोशिश करते हैं कि पहले जो बेसिक चीज़ें जो कि कंकरेंसी में यूज़ होनी है पहले उनको एक एक करके एक्सप्लोर कर लें। जब वो समझ आ जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, कंकरेंसी की तरफ मूव कर जाएंगे, उसमें जंप कर जाएंगे। और फिर उसके बाद आज हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इवेंट लूप। इवेंट लूप जो कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक एक टॉपिक है और इंटरव्यूज के लिहाज से और वैसे भी जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा जावास्क्रिप्ट का लास्ट टॉपिक है। आज इंशाल्लाह वो कवर करके जावास्क्रिप्ट को हम बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हम एक आप लोगों का टेस्ट रखेंगे। उसमें ये होगा कि जितनी भी जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ ली है उसका टेस्ट रखा जाएगा। आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन दिया जाएगा, उस ड्यूरेशन में आपने क्या करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट की जितनी भी है वो सारी रिवाइज कर लेनी है। रिवाइज करने के बाद वो टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के बाद जो जो बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे तो उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव कर देंगे टाइप स्क्रिप्ट की तरफ और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ। अच्छा, इसमें जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो टेस्ट होगा उसमें मेन जो चीज़ होगी ना वो ये कॉन्सेप्ट होंगे कंकरेंसी के मेन। इनके मेन जो रोल होगा वो कंकरेंसी का होगा। तो इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है क्योंकि आगे जो भी रियल टाइम एप्लीकेशन बन रही होती है तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है कंकरेंसी। इसलिए हम आज इसे बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट करें कि जिस तरह हम पहले दिन इस चीज़ को पढ़ने लगे। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे समझना है। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कंकरेंसी के लिए, पहले उनको समझ लेते हैं फिर बाद में आगे चलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट कॉल बैक्स। कॉल बैक्स क्या होते हैं? तो कॉल बैक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा फंक्शन जिसके आर्गुमेंट में एक और फंक्शन पास कर दिया जाए उसे कॉल बैक कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह ये इसके बारे में मेन स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई विल कॉल बैक लेटर। जैसा कि अ कॉल बैक इज अ फंक्शन, कॉल बैक एक फंक्शन होता है पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू एन अदर फंक्शन, जो कि किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है, इसी को कॉल बैक कहा जाता है। अच्छा जी, दिस टेक्निक अलाउज अ फंक्शन टू कॉल एन अदर फंक्शन। ये टेक्निक क्या अलाउ करती है कि हम एक फंक्शन को अलाउ करती है कि वो किसी और फंक्शन को कॉल कर सके। बस इसका मकसद यही होता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें क्या होता है, फंक्शन सीक्वेंस। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड, नॉट इन द सीक्वेंस दे आर डिफाइंड। क्या वो कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने ये दो फंक्शन बनाए हैं तो इनकी सीक्वेंस क्या है, पहले ये माई फर्स्ट है फिर माई सेकंड है। तो ये जावास्क्रिप्ट जो है इनको रन इसी तरतीब से नहीं करेगी जिस तरतीब से ये लिखे गए हैं, बल्कि जावास्क्रिप्ट इनको रन करेगी किस तरीके से, जिस तरीके से इनको कॉल किया जाएगा। अगर पहले माई फर्स्ट को कॉल कर लिया गया है तो पहले रन किया जाएगा माई फर्स्ट। अगर पहले माई सेकंड को कॉल कर किया गया है तो पहले वो कॉल करेगा माई सेकंड को। तो यही वो बात इधर कहना चाह रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो उसके अंदर जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं वो मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि जिस सीक्वेंस के अंदर फंक्शन कॉल किए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए, इधर वो क्या कह रहा है कि माई सेकंड जो है पहले वो माई सेकंड फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इधर ये पहले कॉल हो जाएगा, पहले गुड बाय आ जाएगा और फिर हेलो आज जो है वो बाद में आ जाएगा। अच्छा, ये सीक्वेंस कंट्रोल। अच्छा, वो कह रहा है कि कई दफा इस तरह होता है कि हम अपनी सीक्वेंस के ऊपर कंट्रोल खुद करना चाह रहे होते हैं कि पहले इसको रन करना है फिर इसको रन करना है फिर इसको रन करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि यू वांट टू डू अ कैलकुलेशन, आप कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं और फिर उसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब आपने दो फंक्शन बनाए हैं, एक के अंदर कैलकुलेशन हो रही है और एक के अंदर सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। तो जाहिर है कि हम डिस्प्ले वाले फंक्शन को पहले कॉल तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास कैलकुलेशन का आंसर नहीं आएगा हम डिस्प्ले को क्या भेजेंगे कि भाई क्या डिस्प्ले करवाओ। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले क्या हो, पहले कैलकुलेशंस का आंसर आए फिर जो है वो डिस्प्ले हो। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो सीक्वेंस होती है वो आप लोगों ने क्या करना होता है, हैंडल करनी होती है। जिस तरह की ये है, पहले कैलकुलेशंस हो रही हैं और फिर उसको डिस्प्ले करवाया जा रहा है। तो पहले हम रिजल्ट निकालेंगे, पहले सेकंड वाले फंक्शन को कॉल करके कैलकुलेशंस निकाल लेंगे, फिर वो पास कर देंगे हमारे इस माई डिस्प्लेयर फंक्शन को, और ये क्या करेगा, सिंपल इसको डिस्प्ले करवा देगा।
अच्छा जी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन वो ये कह रहा है, एक तो ये ऑप्शन उसने कहा कि आप क्या करें, खुद से पहले दूसरे फंक्शन को कॉल कर लें जो कैलकुलेशन दे रहा है, पहले आप उसे कॉल करें, जब उसका रिजल्ट आ जाए तो फिर आप वो दोबारा कॉल करें अगले फंक्शन को और उसे वो रिजल्ट भेज दें। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, वो कहता है कि आप क्या करें, आप जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, एक फंक्शन को, माई कैलकुलेटर को, इसे ही दूसरा फंक्शन भी भेजें और इसे कहें कि आप खुद इस दूसरे फंक्शन को कॉल कर दो। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। यानी कि एक तरीका ये कि हम खुद पहले एक फंक्शन को कॉल करके उसका रिजल्ट निकालें और फिर खुद कॉल करें दूसरे फंक्शन को। और दूसरा तरीकेकार ये हो सकता है कि हम पहले एक ही फंक्शन को कॉल करें और उसे कहें कि आप दूसरे फंक्शन को कॉल करो, यानी कि खुद रिजल्ट निकाल के खुद ही दूसरे फंक्शन को कॉल कर दो। तो एक ये तरीका हो सकता है। अच्छा, वो कह रहा है कि जो पहली एग्जांपल है जिसमें आप खुद दोनों फंक्शन को कॉल करें, उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये कि यू हैव टू कॉल टू फंक्शंस टू डिस्प्ले द रिजल्ट। आपको दो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। अच्छा, सेकंड के साथ क्या प्रॉब्लम है? सेकंड के साथ ये प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट प्रिवेंट द कैलकुलेटर फंक्शन फ्रॉम डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। आप जो है कभी भी जो हमारा डिस्प्लेइंग जो कैलकुलेटर फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसे कभी भी रोक नहीं पाएंगे कि वो डिस्प्ले करवाए या ना करवाए, बल्कि वो लाजमी तौर पर डिस्प्ले करवाएगा ही करवाएगा। पहले मैकेनिज्म में आपके पास अथॉरिटी थी कि आप रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसे कॉल कर दें, रिजल्ट को ना डिस्प्ले करवाना चाहें तो ना करें। लेकिन दूसरे मैकेनिज्म के अंदर, इस मैकेनिज्म में आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो अथॉरिटी किसके पास है, वो इस फंक्शन के पास है, और आप कभी भी उसे रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने से रोक नहीं पाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है कि रोल आता है कॉल बैक का। कॉल बैक क्या है? अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। कॉल बैक क्या है? एक फंक्शन है जो कि किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें अथॉरिटी आपके पास रहती है कि आप कैलकुलेटर जब फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं तो साथ ही उसे फंक्शन देते हैं कि भाई ये मैं फंक्शन दे रहा हूँ, आपने इसको कॉल करना है। ठीक है, ऊपर वाले केस में आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन लिखा गया था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना था। लेकिन कॉल बैक के अंदर आपके पास अथॉरिटी है कि आप जिस फंक्शन को इधर पास करेंगे सिर्फ वही कॉल होगा। यानी कि इस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट एक और फंक्शन पास करेंगे, जो फंक्शन आप पास करेंगे वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह के ये है। और यही हम पढ़ के हैं कि कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक, अगर हम किसी एक फंक्शन को, यानी कि ये माई डिस्प्लेयर एक फंक्शन है, इस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट हम दे रहे हैं एक और फंक्शन को, तो जब भी किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट कोई फंक्शन दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉल बैक। तो बेसिकली ये कॉल बैक हो जाएगा, यानी कि माई डिस्प्लेयर जो है ये एज एन आर्गुमेंट भेज दिया जाएगा माई कॉल बैक वेरिएबल को। इसके अंदर अभी इस फंक्शन का रेफरेंस पड़ा होगा, तो जब भी हम माई कॉल बैक और आगे ब्रैकेट्स लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये सिंपल सी स्टोरी है कॉल बैक की। अच्छा, ये उसने कुछ नोट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि जब भी आप किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट को ये एक और फंक्शन पास कर रहे होते हैं, तो आपने ये जो फंक्शन पास कर रहे हैं उसके साथ पैरेंथेसिस यूज नहीं करनी है। ठीक है, जिस तरह के ये उसने काटा हुआ है कि आप इस तरह यूज नहीं करेंगे बल्कि इस तरह यूज करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि आपने इधर सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का रेफरेंस पास करना होता है, उस फंक्शन को बजाते खुद कॉल नहीं करना होता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपने सिर्फ उसका रेफरेंस पास करना है। ये नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, आप इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा जी, कॉल बैक में कोई इशू हो, कॉल बैक को समझने में, कॉल बैक ना समझ आया हो, अगर कोई इशू है तो समझ लेते हैं, अदरवाइज फिर आगे मूव करते हैं। कॉल बैक समझ आ गया कि असल में फंक्शन कॉल बैक क्या होता है? जी। जी सर। सर कॉल बैक फंक्शन सर। सर वो आपकी आवाज नहीं सही आ रही, दोबारा पूछे। मैंने कहा सर जो कॉल बैक फंक्शन है इसमें सर ये कॉल एक फंक्शन पहले से बना होता है और उसी का रेफरेंस देने को दोबारा से उसे कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। नहीं, कॉल बैक फंक्शन क्या चीज़ है ये मैं आपको इधर समझा देता हूँ। जी।
कॉल बैक फंक्शन सिंपल क्या चीज है कि अगर आप एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट कोई एक और फंक्शन पास कर रहे हैं उसे कॉल बैक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मैं इधर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है फर्स्ट फंक्शन, इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम हम सेकंड फंक्शन कर लेते हैं और इधर कर देते हैं सेकंड। अच्छा जी, अब ये भी एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है और इसी तरह ये भी एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है। यानी कि वैसे अगर हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो क्या करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे सेकंड फंक्शन और इसे इस तरह कॉल कर लेंगे। अगर पहले वाले फंक्शन को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसे कॉल कर लेंगे। तो इस तरह क्या होगा, पहले पहला फंक्शन चल जाएगा फिर दूसरा फंक्शन चल जाएगा। किस तरह, ये हम चला के देखते हैं। ये मैंने टर्मिनल ओपन किया है, इधर हम मूव करना है कन्करेंसी की तरफ। अच्छा, क्लियर नोड कॉल बैक। तो ये देखिए पहले कौन सा फंक्शन कॉल हो गया है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो गया है इसकी वजह से, चूंकि हम पहले इसे कॉल कर रहे हैं। फिर कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, दूसरा कॉल हो गया। अच्छा, ये तो था कि जब हम खुद फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं एक तरतीब में। अच्छा, क्या होगा अगर इस तरह हो, इधर इधर, कि हम सिर्फ फर्स्ट फंक्शन को कॉल करें, जिस तरह की ये है। मैंने सिर्फ फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, उस फंक्शन ने आगे सेकंड फंक्शन को कॉल कर लिया खुद, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, हम सेकंड फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं बल्कि ये वाला फंक्शन आगे सेकंड फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो देखिएगा रिजल्ट सेम वही आएगा, ठीक है। पहले हमने इसको कॉल किया, इसने आगे दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया और उसको, उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये भी बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अब मूव करते हैं आगे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को कि भाई अपने अंदर एक पैरामीटर रिसीव करो, ठीक है। अब जो पैरामीटर रिसीव कर रहा है उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं ए नाम रख देता हूँ इधर कि भाई ए है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया, फर्स्ट फंक्शन को, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और उसे एज ए पैरामीटर क्या भेज दिया, इस फंक्शन का नाम भेज दिया कि आपने क्या करना है, जब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ आपने इस फंक्शन को कॉल कर देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन का रेफरेंस भेज रहा हूँ इस फंक्शन को, ये ए के अंदर इस फंक्शन का रेफरेंस रिसीव करेगा, यानी कि ये इधर आ जाएगा ए के अंदर। जब ये ए के अंदर आ चुका होगा और जैसे ही मैं ए को कॉल कर रहा हूँ तो ए के अंदर किस चीज का रेफरेंस पड़ा हुआ है, इस फंक्शन का। तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा। देखें, ये देखें, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कॉल बैक। यानी कि अगर आप एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट कोई और फंक्शन पास कर रहे हो तो इसे क्या कहा जाता है, कॉल बैक। अब इधर आप नाम कॉल बैक रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ये आप पे है। आप कॉल बैक नाम रख दें, सेम वही नाम रख दें जो फंक्शन का नाम है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया कॉल बैक क्या होता है। जी अब्दुल वहाब, जी। जी सर। ठीक है जी, ये हमारा था कॉल बैक की। सर एक और चीज की, जी जी। VS कोड में सर दोबारा वापस जी ऐसे ये जो आपने फर्स्ट फंक्शन के नीचे जो कॉल बैक का एक बनाया है सर, ये जरूरी होता है बनाना? ये वाला, जी सर। ये मैंने नहीं बनाया है, ये हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के पैरामीटर में रिसीव कर रहे हैं। अब जिस नाम से हमने इस वेरिएबल को यूज किया, जिस वेरिएबल के नाम के अंदर हम इस फंक्शन का रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं जी उसे ही कॉल करेंगे ना। अगर मैं इधर ए रख देता हूं तो इधर भी हमें ए करना पड़ेगा, क्योंकि ए के अंदर इस फंक्शन का रेफरेंस स्टोर है। तो फंक्शन को कॉल किस तरह किया जाता है, उसका नाम लेके और आगे पैरेंथेसिस लगा दी जाती है, इससे क्या होता है, वो फंक्शन कॉल हो जाता है। तो सेम जी। यही है कि ये सिर्फ एक वेरिएबल है, आप उसका नाम कॉल बैक रख दें, आप उसका नाम कुछ भी रख दें,
फिर जब भी आपको उसे कॉल करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो क्या होगा, वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। समझ आ गई है? जी सर, ठीक। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। जीएस एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ये क्या होती है? फंक्शंस रनिंग इन पैरेलल विद अदर फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो पैरेलल में दूसरे फंक्शन के साथ चल रहे हों वो क्या कहलाते हैं, एसिंक्रोनस, यानी कि एक वक्त में एक से ज्यादा काम करना। ठीक है। अ गुड एग्जांपल इज जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट फंक्शन को हम देख चुके हैं। सेट टाइम आउट क्या करता है, वो पैरेलल में चल रहा होता है, यानी कि बाकी कोड भी चल रहा होता है और ये सेट टाइम आउट पैरेलल में साथ में चल रहा होता है। जब उसका टाइम पूरा होता है तो वो भी आके रन हो जाता है। तो ये पैरेलल, ये जो हमारा जावा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का उसकी बेहतरीन एग्जांपल है सेट टाइम आउट। अच्छा जी, अब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है? ये देखिए, इधर उसने वही जो प्रीवियस एग्जांपल ली थी कि माई कैलकुलेटर एक फंक्शन है, उसको हम एक कॉल बैक दे रहे हैं। ये क्या करेगा, कॉल बैक रिसीव करने के बाद उसे कॉल कर देगा। अब वो कह रहा है कि इन दिस इन द एग्जांपल अबव माई डिस्प्लेयर इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ये जो माई डिस्प्लेयर है ये क्या है, इस फंक्शन का नेम है। तो हम क्या कर रहे हैं, माई कैलकुलेटर को ये वाले फंक्शन का नाम भेज रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का रेफरेंस अपने अंदर रिसीव करो और बाद में जब हम कहेंगे उसे कॉल कर देना। इट इज पास टू माई कैलकुलेटर एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये भी बात हमें समझ आ गई। वो कह रहा है कि इन द रियल वर्ल्ड कॉलबैक्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड विद एसिंक्रोनस फंक्शन। जो कॉलबैक्स हैं वो मोस्टली यूज किए जाते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर। ठीक है। अ टिपिकल एग्जांपल इज जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट। इसकी एक जो टिपिकल एग्जांपल है वो सेट टाइम आउट है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइम के लिए वेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट यूज करते हैं। जिस तरह के ये है, अब ये क्या हो रहा है, हम सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन भेज देते हैं। उसे कह देते हैं कि आपने इस फंक्शन को रन करना है, लेकिन कब रन करना है, इतने सेकंड्स के बाद, इतने मिली सेकंड्स के बाद आपने इस फंक्शन को रन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट को एक फंक्शन भेज रहे हैं, एक फंक्शन का नाम भेज रहे हैं। तो ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल होगी कॉल बैक की। ठीक है, ये कॉल बैक है, ये वाला माई फंक्शन। तो हम क्या करें, इस फंक्शन का रेफरेंस सेट टाइम आउट को दे रहे हैं कि जैसे ही आपके 3000 मिली सेकंड पूरे हों आपने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कर देना है। ये देखिए जरा, ये मैंने ये देखिए, अब ये जो आई लव यू है ये कितने सेकंड्स के बाद आ रहा है, 3 सेकंड के बाद आ रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए। ठीक है। तो ये इसकी सिंपल एग्जांपल है कॉल बैक की, कि कॉल बैक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज होता है। अच्छा, ये वही बात बता रहा है कि जब भी आप किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे तो उसके साथ पैरेंथेसिस नहीं लगानी है, क्योंकि पैरेंथेसिस लगाने का मतलब होगा कि आप इस फंक्शन को इधर कॉल कर रहे हैं। हालांकि हम इस फंक्शन को इधर कॉल नहीं कर रहे हैं बल्कि इधर सिर्फ इसको भेज रहे हैं, इसका सिर्फ रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अगर आप बजाय इसके कि उसे किसी फंक्शन का रेफरेंस भेजें, आप पूरे का पूरा फंक्शन उठा के सेट टाइम आउट के अंदर रख दें तो फिर भी वो चल जाएगा। ठीक है। तो ये आप पे है कि आप कोड किस तरह करना चाहते हैं। अगर आप पूरे के पूरे फंक्शन की बॉडी इधर लिखना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगी, या सिर्फ उस फंक्शन का रेफरेंस पास करना चाहते हैं तो वो भी पास हो जाएगा। अच्छा जी, आगे हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस। अच्छा, ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है। उस दिन हमें सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा था वो यही चीज कर रही थी, प्रोमिसेस। ये प्रोमिस क्या चीज है? अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, अदरवाइज फिर आगे चले। हाँ सर, आगे सर। ठीक है। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस क्या है? आई प्रॉमिस अ रिजल्ट, ये एक स्टेटमेंट उसने दी हुई है कि इसके लिए जनरल जो स्टेटमेंट जो हमें चीजें समझा देती है वो ये हो सकती है। वो किस तरह हो सकती है, प्रोमिसेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोड्यूसिंग कोड होता है, एक कंज्यूमिंग कोड होता है। प्रोड्यूसिंग कोड क्या है? प्रोड्यूसिंग कोड इज कोड दैट कैन टेक सम टाइम। ऐसा कोड जो कि
कुछ टाइम ले सकता है अपने आप को रन करने के लिए, यानी कि ऐसा कोड जो कुछ ना कुछ टाइम लेगा रन होने के लिए, तो वो होता है प्रोड्यूसिंग कोड। कंज्यूमिंग कोड, कंज्यूमिंग कोड इज द कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। कंज्यूमिंग कोड वो होता है कि जिसे इस प्रोड्यूसिंग कोड के रिजल्ट का वेट करना होता है, यानी कि जब तक ये रन नहीं होगा कंज्यूमिंग कोड अपना काम नहीं कर सकता। जिस तरह के हम पीछे एग्जांपल देख के आए हैं कि जब तक कैलकुलेशंस नहीं आएंगी तो हम उसका रिजल्ट प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। तो जो कैलकुलेटर था वो प्रोड्यूसिंग कोड था, और जो डिस्प्लेयर था वो कंज्यूमिंग कोड था। यानी कि जब तक कैलकुलेटर का रिजल्ट नहीं आएगा तो कंज्यूमिंग कोड यानी कि डिस्प्लेयर जो था उसे अपना काम नहीं करना है, उसे तब तक वेट करना है। प्रोमिस इज एन ऑब्जेक्ट। प्रोमिस क्या चीज है? प्रोमिस एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड, जो क्या करता है सिंपल प्रोड्यूसिंग कोड को और कंज्यूमिंग कोड को एक दूसरे के साथ लिंक कर देता है। यानी कि ये एक मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग कोड को कंज्यूमिंग कोड के साथ लिंक कर देते हैं। यानी कि हम ये बता देते हैं कि जब तक इसका रिजल्ट ना आए कंज्यूमिंग कोड ने रन नहीं होना है। ये एक मैकेनिज्म हमें मिलता है प्रोमिस ऑब्जेक्ट के जरिए। ये बात समझ आ गई है प्रोमिस की, कि प्रोमिस क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए यूज किया जाता है? जी सर। ठीक है। अब जरा प्रोमिस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि वो असल में है क्या। A promise contains both the producing code and calls the consuming code। जो प्रोमिस है उसके अंदर प्रोड्यूसिंग कोड होता है और वो कॉल करता है कंज्यूमिंग कोड को। यानी कि प्रोड्यूसिंग कोड का रिजल्ट जब आ जाता है तो वो फिर कॉल कर देता है कंज्यूमिंग कोड को। अब ये किस तरह होता है ये देखें। ये हमने देखा था कि प्रोमिस किस तरह बनाया जाता है। न्यू कीवर्ड आता है, उसके बाद प्रोमिस एक ऑब्जेक्ट आता है, ये इसकी बॉडी है, ये यहाँ तक इसकी बॉडी है। ये अपनी बॉडी के अंदर एक फंक्शन रिसीव करता है प्रोमिस, यानी कि एक कॉल बैक रिसीव करता है। अच्छा, उस फंक्शन के अंदर फिर दो पैरामीटर भेजे जाते हैं, वो भी कॉल बैक होते हैं, वो भी फंक्शन होते हैं। पहला जो कॉल बैक होता है उसे रिजॉल्वर कहा जाता है। रिजॉल्वर मीन के जिसने कोड को रिजॉल्व करवाना है। और दूसरा जो होता है उसे रिजेक्ट वाला कॉल बैक कहा जाता है, यानी कि जिसने कोड को क्या करवाना होता है, रिजेक्ट करवाना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आता होता है प्रोड्यूसिंग कोड, जिसने कुछ ना कुछ टाइम लेना है, यानी कि ऐसा कोड कि जो कुछ ना कुछ टाइम लेगा कैलकुलेशंस के लिए, किसी भी काम के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, या तो रिजोल्व करवा देना है या रिजेक्ट करवा देना है। अच्छा जी, ये था हमारा प्रोड्यूसिंग कोड का पार्ट, कि जहाँ पे हम प्रॉमिस को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, और उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली हम रिटर्न कर देते हैं किसी फंक्शन से। तो इस केस में इधर जो है वो हम इस प्रॉमिस को स्टोर करवा रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। अब ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक माई प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, कंज्यूमिंग कोड जो है उसे वेट करना होता है, मस्ट वेट फॉर अ फुलफिल प्रॉमिस। जो कंज्यूमिंग कोड है उसे वेट करना होता है जब तक के प्रॉमिस जो है वो फुलफिल ना हो जाए। प्रॉमिस की तीन ही स्टेट्स हो सकती है ना, या तो फुलफिल होगा, या रिजेक्ट होगा, या पेंडिंग होगा। अच्छा जी, अब हमने कंज्यूमिंग कोड के अंदर इस चीज को किस तरह हैंडल करना होता है वो देखते हैं। हमने क्या करना है, माई प्रोमिस जिस वेरिएबल के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है उसे कॉल किया, डॉट डॉट लगा के देन। अब देन के अंदर हम दो फंक्शंस पास करते हैं। देन के अंदर हमने दो फंक्शन पास किए। पहला फंक्शन काम करेगा अगर हमारा कोड सक्सेस होता है, यानी कि हमारा जो प्रोमिस फुलफिल होता है, तो ये पहला कोड चलेगा। और अगर कोड में कोई एरर आ जाता है, हमारे इस प्रोड्यूसिंग कोड के दौरान कोई एरर जनरेट हो जाता है, यानी कि जब ये रिजेक्ट कॉल होता है, तो उस वक्त क्या होगा, हमारा ये दूसरा फंक्शन चल जाएगा। तो दोबारा फिर समझते हैं, जरा इस चीज को समराइज करते हैं। हमने ये समझा कि जो प्रॉमिस होता है वो जावास्क्रिप्ट का सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूसिंग कोड को और कंज्यूमिंग कोड को एक दूसरे के साथ लिंक करता है। अपनी बॉडी के अंदर, प्रॉमिस की बॉडी के अंदर प्रोड्यूसिंग कोड को लिखा जाता है, यानी कि ऐसा कोड जिसने कुछ ना कुछ टाइम लेना होता है, और उस टाइम के बाद या तो वो रिजॉल्व करेगा या रिजेक्ट करेगा। अच्छा, उस टाइम लेने के बाद हमने क्या करना होता है, उसका कंज्यूमिंग कोड लिखना होता है।
यानी कि ऐसा कोड कि जिसने इसका रिजल्ट लेकर उसकी बेस पे कोई ना कोई काम करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कॉल किस तरह करते हैं? तो उसका एक तरीकेकार ये होता है कि हम डॉट देन यूज करते हैं। माई प्रोमिस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डॉट देन लगाया, यानी कि फिर आपने ये करना है जब तक जब माई प्रोमिस का रिजल्ट आ जाए आपने फिर क्या करना है। तो इसके अंदर दो फंक्शन हम पास करते हैं। पहला जो फंक्शन होता है वो होता है अगर हम प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे हैं उस केस में आपने क्या करना है। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है तो उस केस में आपने क्या करना है। तो ये हमारा काम जो है वो कंज्यूमिंग कोड के अंदर हो रहा होता है। ये बात समझ आ गई इसमें या कोई कॉन्सेप्ट लैक हो रहा है? जी। ओके है सर, ठीक है। अच्छा जी, ये उसने वही चीज बताई हुई है कि प्रॉमिस जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो पेंडिंग होगा या फुलफिल होगा या रिजेक्टेड होगा। ये चीज हम देख चुके हैं तो दोबारा इसे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर वो प्रोमिस डॉट देन, ये देन जो है ये एक फंक्शन है बेसिकली। ये क्या करता है, टेक्स टू आर्गुमेंट, ये अपने अंदर दो आर्गुमेंट्स लेता है। अ कॉल बैक फॉर सक्सेस, ये कॉल बैक होता है सक्सेस के लिए। यानी कि अगर हमारा प्रोमिस सक्सेस होता है तो आपने इस कॉल बैक को कॉल कर देना है। और अगर सक्सेस नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो आपने एक दूसरा फंक्शन पास करना होता है। उस केस में दूसरा फंक्शन चल जाता है। बोथ आर ऑप्शनल, ये दोनों जो है ना, ये कॉल बैक दोनों, ये दोनों क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन कि आप कॉल बैक को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह फेलियर के लिए जो रिजेक्ट वाला पार्ट है उसे भी ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आप पे है, आपकी लॉजिक पे है कि आप किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, इस कोड को जरा समझें। माई प्रोमिस एक वेरिएबल ले लिया है, उसके अंदर एक प्रोमिस रखा जा रहा है। अब प्रोमिस क्या कर रहा है, ये है हमारा प्रोड्यूसिंग कोड। अब हमने देखा कि प्रोमिस जो है वो अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, तो हम ये फंक्शन ले रहे हैं। वो फंक्शन जो है वो अपने अंदर दो कॉल बैक लेगा, एक रिजॉल्व के लिए एक रिजेक्ट के लिए। हम उसके नाम कुछ भी रख सकते हैं, इन्होंने माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट रखा हुआ है, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब अच्छा इस केस में एक्स की वैल्यू क्या जीरो है, तो हमारे पास जीरो होगी। इसका मतलब इफ की बॉडी चलेगी, इफ की बॉडी में वो क्या करवा रहा है, रिजॉल्व करवा रहा है प्रोमिस को। और एल्स की बॉडी में वो प्रोमिस को रिजेक्ट करवा रहा है। अच्छा, ये था हमारा प्रोड्यूसिंग कोड। अब कंज्यूमिंग कोड में क्या करेंगे, हम माई प्रोमिस डॉट देन, अब डॉट देन अपने अंदर फिर दो कॉल बैक्स लेगा। कॉल बैक मीन दो फंक्शन लेगा अपने बॉडी के अंदर। पहला फंक्शन होगा जबकि प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा होगा, वो कॉल हो जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट या दूसरा पैरामीटर तब कॉल होगा कि जब रिजेक्ट वाला कॉल होगा। तो इस केस में, हमारे केस में तो ये रिजॉल्व वाला कॉल हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पहले वाला फंक्शन चलेगा और ये दूसरे वाला नहीं चलेगा। इसी तरह चलाते हैं, ये फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, अभी ये देखें माई रिजॉल्व के अंदर ओके पड़ा हुआ है, तो ओके हमारे पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर एक्स की वैल्यू कर देता हूँ 1। अब देखिएगा, ये देखिए एरर वाला कॉल हो गया, ये कॉल हुआ तो ये वाला फंक्शन चल गया। ठीक है। तो ये इस तरह करके हमारा जो है वो प्रॉमिस को हम रिजॉल्व करवा के, इसका एक प्रोड्यूसिंग कोड होता है, और फिर कंज्यूमिंग कोड के अंदर उसके दोनों पोर्शंस को हैंडल कर लेते हैं कि अगर रिजॉल्व करवाना है तो फिर क्या करना है, अगर रिजेक्ट होगा तो फिर क्या, कौन सा कोड कॉल होगा। अच्छा जी, आगे देखें जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस एग्जांपल। अब जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉमिस है उसकी एक एग्जांपल जो है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टाइम वेट वेट करते हैं, यानी कि सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज करते हैं। अब ये क्या हो रहा है, सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन हमें मिलता है। ठीक है। ये बेसिकली एक वेब एपीआई है। वेब एपीआई क्या होती है हम उसे अभी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये समझें कि एक ग्लोबली हमें फंक्शन मिल जाता है। किस मकसद के ये यूज किया जाता है, ये इस मकसद के लिए यूज किया जाता है कि जब हमने कोड को कुछ ना कुछ वेट करवाना हो, यानी कि इतने टाइम के बाद आपने इस कोड को रन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करते हैं। ये दो आर्गुमेंट लेता है अपनी बॉडी के अंदर। एक होता है, सबसे पहला कॉल बैक होता है, और दूसरा ये टाइमर लेता है। अच्छा, इतने टाइमर के बाद इसने इस कोड को चला देना होता है। तो ये आप इधर एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं, और या फिर उस फंक्शन का नाम पास कर सकते हैं कि जब इतना टाइम गुजर जाए इस फंक्शन को कॉल कर दो। जिस तरह के ये देखें,
आगे ये देखें, अब वो जो एक प्रॉमिस ले रहा है उसके अंदर सेट टाइम आउट को कॉल कर रहा है, यानी कि प्रोड्यूसिंग कोड में सेट टाइम आउट को ले आया है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये कोड चलेगा, 3 सेकंड वेट करेगा, 3 सेकंड वेट करने के बाद इसने क्या कर देना है, रिजोल्व कर देना है, प्रॉमिस को क्या कर देना है, रिजोल्व कर देना है। अच्छा जी, अब जब प्रॉमिस रिजोल्व हो रहा है, रिजेक्ट को तो हम कहीं भी कॉल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा रिजोल्व होगा ये वाला प्रॉमिस। अच्छा, उस रिजोल्व वाली स्टेट को कैच करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट देन यूज करेंगे। डॉट देन यूज करने के बाद हम एक फंक्शन पास करेंगे कॉल बैक। अगर एक ही फंक्शन पास किया होगा तो वो हमेशा किस लिए चलेगा, वो रिजोल्व स्टेट के लिए चलेगा। अगर इधर एक और फंक्शन पास करते तो वो रिजेक्ट के लिए होता। लेकिन हमारे को केस में चूंकि हमेशा ये रिजोल्व ही हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉमिस को ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, जिस तरह के ये देखें, ये देखें। अब क्या हो रहा है, माई रिजोल्व कॉल हो रहा है, तो हमेशा ये जो है डॉट देन के बाद ये वाला फंक्शन है ये लाजमी चल जाएगा। अब इसके अंदर सिंपल हम क्या करें, जो फ्रंट एंड है उस पर सिर्फ वैल्यू भेजते हैं। अगर ये कोड अभी आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं, बस ये कर रहा है कि डाटा को डिस्प्ले करवा रहा है, यानी कि इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है। अच्छा, अगर मैं इसे रिजेक्ट करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ये कॉल कर लेता हूँ, ये देखिए, अब क्या होगा, अब ये डॉट देन के बाद ये जो फंक्शन लिखा हुआ ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 सेकंड गुजर गए हैं, ये कॉल नहीं हुआ। इसकी बजाय अगर मैं क्या करता, इधर एक और फंक्शन दे देता, मैं इसे ही उठा के कॉपी कर लेता हूँ, तो वो रिजेक्ट स्टेट के लिए होना था। ये देखें, ये मैंने किया। अब ये वाला फंक्शन तो था हमारा, ये वाला फंक्शन था, पहले वाला जो पैरामीटर पास किया गया था ये था रिजोल्व स्टेट के लिए, ये जो दूसरा था ये था रिजेक्ट स्टेट के लिए। अब चूंकि हम रिजेक्ट करवा रहे हैं प्रॉमिस को, तो अब जो कॉल होगा फंक्शन वो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला नहीं होगा। ये देखिए, 3 सेकंड के बाद उसने क्या करवा दिया है, माई रिजेक्ट करवा दिया है। तो ये बेसिकली स्टोरी है हमारे इस प्रॉमिस दोस्त की, कि प्रॉमिस क्या चीज़ है। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, कंज्यूमिंग कोड को और प्रोड्यूसिंग कोड को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो अब उम्मीद है कि ये प्रॉमिस जो है, ये ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है और हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। समझ आ गया जी ये? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये था हमारा प्रोमिस। हमने कॉल बैक पढ़ लिया, कॉल बैक क्या होता है, हमने प्रोमिस ऑब्जेक्ट को देख लिया। अब हम देखते हैं एसिंक अवेट को, ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो प्रोमिस थे, प्रोमिस तो सिर्फ ये चीज़ है, इतना। ये जो नीचे चीज़ है ये क्या चीज़ है, प्रोमिस तो सिर्फ इतने में बन रहा है, यानी कि प्रोड्यूसिंग कोड जो है वो सिंपल प्रोमिस होता है, इतने में प्रोमिस बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये जो चीज़ है, ये इस प्रोमिस को यूज करने का एक तरीका है, यानी कि प्रोमिस का आपने वेट करना है। तो उसके लिए एक तरीकेकार ये है कि हम डॉट देन यूज करते हैं, प्रोमिस के साथ डॉट देन यूज करते हैं। यानी कि प्रोमिस ने, चूंकि जो प्रोड्यूसिंग कोड होता है उसने कुछ ना कुछ टाइम लेना होता है, और उस टाइम लेने के बाद अपना रिजल्ट देना होता है। तो जब तक रिजल्ट ना आए तब तक हम कोई काम ना कर सकें, इस चीज के लिए एक मैकेनिज्म यूज किया जाता है डॉट देन। कि जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आपने वेट करना है, जैसे ही रिजल्ट आए आपने इस देन को भेज देना है। उसमें फिर दो चीजें होती हैं, अगर रिजल्ट हमारा ट्रू के केस में आ रहा है, यानी कि रिजोल्व होके आ रहा है, तो पहला फंक्शन चल जाए, अगर रिजेक्ट होके आ रहा है तो दूसरा फंक्शन चल जाए। तो ये एक तरीकेकार होता है प्रोमिस को हैंडल करने का, प्रोमिस के प्रोड्यूसिंग कोड के लिए वेट करने का। इसके लिए एक दूसरा मैकेनिज्म जो कि लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर दिया गया वो है एसिंक अवेट। यानी कि हम प्रोमिस का वेट करते हैं जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, जब तक वो रिजोल्व ना हो जाए, हम क्या करते हैं, रुके रहते हैं। एक तरीकेकार तो हो गया ना डॉट देन वाला, कि देन के अंदर हम दोनों कंडीशन दे देते हैं कि अगर रिजोल्व हो तब आपने कौन सा कोड चलाना है, अगर रिजेक्ट हो तब आपने कौन सा कोड चलाना है। एसिंक अवेट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्या चीज है, async and await make promises easier to write। ये सिंपल promises को इजी वे में लिखने का एक तरीकेकार है।
एसिंक क्या है? एसिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। एसिंक क्या करता है? एक फंक्शन को इस काबिल बनाता है कि वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर सके। अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फ्रॉम फॉर अ प्रॉमिस। अवेट जो है वो एक फंक्शन को इस काबिल बनाता है कि वो किसी प्रॉमिस के लिए वेट कर सके, यानी कि इसने प्रोड्यूसिंग कोड बनाना है, इसने कंज्यूमिंग कोड बनाना है। अब किस तरह होता है ये जरा समझते हैं। द कीवर्ड async बिफोर अ फंक्शन मेक्स द फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। अगर हमने किसी फंक्शन को async बनाना है, यानी कि एक एक फंक्शन को async बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल async का कीवर्ड उस फंक्शन के सामने लिख देंगे। अब जिस फंक्शन के सामने हमने async लिख दिया, उसका मतलब ये होगा कि ये प्रोड्यूसिंग है, यानी कि ये एक प्रॉमिस को क्या करेगा? प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, जिस तरह के ये है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ये है। ठीक है। अच्छा, फिर ये वो कह रहा है कि आप डॉट देन करके उसे यूज कर सकते हैं। ये अभी उसने डॉट देन वाला बताया, अभी अवेट अवेट वाला पोर्शन नहीं बताया। ठीक है, तो अवेट वाले पोर्शन पे हम चलते हैं कि अवेट, ये देखें। सिंपल आप क्या करेंगे, जहां पे आपने यहाँ पे तो डॉट देन यूज कर रहे हैं ना, अगर आपने डॉट देन यूज नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपल माई फंक्शन डॉट अवेट। ठीक है, ये देखिए, अवेट अवेट कीवर्ड लिखेंगे और आगे प्रॉमिस लिख देंगे। ये क्या होगा? ये प्रॉमिस जब तक रिजोल्व नहीं होगा ये रुका रहेगा यहाँ पे। जैसे ही प्रॉमिस रिजोल्व होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। तो इसकी कोई सादा सी एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें, हाँ ये देखें। अब हमने क्या किया, ये माई डिस्प्लेयर एक फंक्शन था, ये वाला। ठीक है, इसकी इतनी बॉडी है। हम इस फंक्शन को बना रहे हैं एसिंक। एसिंक का मतलब ये है कि ये ऐसा फंक्शन है जिसने किसी प्रॉमिस को रिटर्न करना है या प्रॉमिस अपने अंदर यूज करना है, उसका प्रोड्यूसिंग कोड जनरेट करना है बेसिकली प्रॉमिस का। तो हमने इस फंक्शन को एसिंक बना दिया। अगर इधर एसिंक कीवर्ड ना लिखते हैं तो ये कभी भी एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं बनना था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को एसिंक बना रहे हैं और इसके अंदर अवेट कीवर्ड यूज करें। अब क्या होगा, ये क्या करेगा? माई प्रोमिस, ये जो माई प्रोमिस, इसके अंदर ये प्रोमिस ऑब्जेक्ट आ चुका होगा। अब इस प्रोमिस का वेट करने के लिए दो तरीकेकार हो सकते हैं। या तो हम इसके बाद डॉट देन लगा दें। जब इसके बाद डॉट देन लगाएंगे तो उसका मतलब ये होगा ये तब तक वेट करेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाएगा। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप इसके शुरू में अवेट लगा दें और आगे उसका नाम पास कर दें। अब क्या होगा, माई प्रोमिस तब तक वेट करेगा जब तक कि इसका रिजल्ट नहीं आ जाता। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो वो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा और वो जहां भी हम यूज करना चाह रहे हैं वहां पे यूज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि जिस फंक्शन के अंदर आप अवेट कीवर्ड यूज करना चाह रहे हैं उस फंक्शन को एसिंक बनाना जरूरी होगा। यानी कि अब ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन में हम अवेट कीवर्ड यूज करना चाह रहे हैं तो लाजमी तौर पर इस फंक्शन के शुरू में क्या आएगा? एसिंक आएगा। ठीक है, जब तक आप इसके शुरू में एसिंक नहीं लिखेंगे आप इसके अंदर अवेट कीवर्ड यूज नहीं कर पाएंगे। ये सबसे इजी मैकेनिज्म है हमारे इस ऑब्जेक्ट के रिजल्ट का वेट करने के लिए। यानी कि प्रोमिस जो है, प्रोमिस ऑब्जेक्ट है, उसका रिजल्ट जो हमने वेट करना है ना, उसके लिए जो सबसे इजी मैकेनिज्म है वो अवेट है। दो मैकेनिज्म हमने देखे हैं प्रोमिस को रिजोल्व करवाने के लिए या प्रोमिस का वेट करने के। एक डॉट देन वाला मैकेनिज्म देखा है और एक अवेट वाला देखा है। तो इनमें से जो इजी है वो अवेट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये एसिंक का वेट ना समझ आया हो आपको? अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं बुक पे। तो बुक से फिर पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके ताकि हमें ये अच्छे से मजीद समझ आ जाए और बुक वाली एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो, आपको एसिंक अवेट समझ आ गया होगा, प्रोमिस समझ आ गए होंगे, कॉल बैक समझ आ गई है, कोई इशू हो इसमें? यस सर, आ गए हैं सर। तो सर ये एशियन का वेट एक बार रिपीट कर दे सर। हाँ ठीक है, इस तरह करते हैं कि ये हम जो बुक में एग्जाम्पल है ना उसको लेके मजीद दोबारा इसे समझते हैं तो उधर अच्छे से समझ आ जाएगी। इधर थोड़ी सी एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज है। तो हम चलते हैं बुक पे। बुक की एग्जांपल्स को एक एक करके उठाते हैं, दोबारा से इन सब टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। सबसे पहले कॉल बैक है। कॉल बैक के लिए ये एक एग्जांपल है।
अच्छा, कॉल बैक मेरा ख्याल क्लियर है, तो इस पे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाते हैं। कॉल बैक के बाद हम चलते हैं प्रोमिस पे। प्रोमिस, प्रोमिस, ये देखें, ये प्रोड्यूसिंग है, प्रोड्यूसिंग कोड है प्रोमिस का, यानी कि इसमें प्रोमिस बनाया जा रहा है, ये प्रोमिस बन रहा है। और ये प्रोमिस का वेट किया जा रहा है डॉट देन के जरिए। हमने दो मैकेनिज्म देखे ना, या तो डॉट देन के जरिए हम वेट कर सकते हैं, या फिर अवेट लगाकर। तो ये डॉट देन के जरिए अवेट किया जा रहा है। इसमें दो फंक्शन पास किए जा रहे हैं, एक ये और एक ये। पहला फंक्शन तब चलेगा जब ये रिजोल्व होगा, दूसरा फंक्शन तब चलेगा जब ये रिजेक्ट होगा प्रॉमिस। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इस प्रॉमिस का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही ये प्रॉमिस आएगा, इसका आंसर आएगा। अब उसका आंसर या तो रिजोल्व में आया होगा या रिजेक्ट में आया होगा। अगर रिजोल्व में आया है तो पहला फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर रिजेक्ट में आया है तो दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये है जी एसिंक अवेट। अब इसे मैं लेके जाता हूँ हमारी स्क्रीन पे और उधर देखते हैं इसे। ये देखें जी, इधर क्या हो रहा है, ये हमारा प्रोड्यूसिंग है। प्रोड्यूसिंग मीन जिसके अंदर प्रॉमिस बनाया जा रहा है और रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो कि इस प्रॉमिस का वेट करेगा। अब पहले इस कोड को एक एक लाइन करके समझ लेते हैं। ये फंक्शन है जी से समथिंग, इसका नाम है, अपने अंदर एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है। अच्छा, ये रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस को। ठीक है, अब ये प्रॉमिस किस तरह बनाया जाता है ये हम देख चुके हैं, न्यू प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिजोल्व को रिसीव करें। वैसे इधर दो पैरामीटर आते हैं, अगर आप एक ही लिखते हैं तो वो रिजोल्व के लिए होगा, यानी कि फर्स्ट वाला। तो हम चूंकि इधर सिर्फ रिजोल्व करवाना चाह रहे हैं, रिजेक्ट को हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ ये रिजोल्व आ जाएगा। और उसके अंदर हम एक सेट टाइमर लगा रहे हैं कि इतने टाइम के बाद आपने इस फंक्शन को रिजोल्व करवा देना है, इस प्रॉमिस को रिजोल्व करवा देना है इतने टाइम के बाद। अब ये फंक्शन सिंपल ये है। ये दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, दूसरा फंक्शन ये देखें, दो दो तरीके थे प्रॉमिस का वेट करने के लिए, एक डॉट देन था और एक अवेट था। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। अब चूंकि इसने टाइम लेना था, टाइम क्यों लेना था, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस के रिजोल्व या रिजेक्ट होने का हमने वेट करना है। हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और अवेट कीवर्ड के जरिए वेट करेंगे। यानी कि जब तक इस फंक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा, ये अवेट जो है इसे, हमारा जो कंट्रोल है उसे यहाँ पर रोक के रखेगा। तब तक यहीं पे रुका रहेगा जब तक इस फंक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। जैसे ही इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा, ये अवेट जो है कहाँ पे स्टोर करवा देगा, एक वेरिएबल के अंदर इसका रिजल्ट स्टोर करवा देगा, हम सिंपल उसे प्रिंट करवा दें। अब जिस फंक्शन के अंदर आपने अवेट यूज करना होता है, जरूरी है कि वो फंक्शन हमारा एसिंक बनाया जाए। इसीलिए हमने इसके शुरू में एसिंक लिखा है, क्योंकि हम इसके अंदर अवेट यूज कर रहे हैं। जब भी हमने किसी एपीआई को कॉल करना है, हमने किसी ऐसे फंक्शन को कॉल करना है जो कि टाइम ले रहा है, हमने उसके साथ क्या लगाना होता है, अवेट लगाना होता है। और अवेट क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। कॉल करने के बाद कंट्रोल को यहाँ पे रोक के रखेगा जब तक कि इस फंक्शन का आंसर नहीं आ जाता है। जैसे ही इस फंक्शन का आंसर आएगा, कंट्रोल आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखें क्या होगा, टॉक फंक्शन कॉल होगा, उसे टू पास कर दिया जाएगा। और यही टू जो है वो आगे इस से समथिंग को पास किया जाएगा। अब से समथिंग 2 सेकंड्स के बाद इसका आंसर जो है वो रिटर्न करेगा। अब 2 सेकंड के लिए वेट किया जाएगा, 2 सेकंड वेट करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो वर्ड्स में आ जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 को कॉल किया जाएगा, 4 भी इधर आ जाएगा, 2 सेकंड वेट किया जाएगा, जब उसका आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। 8 इस तरह करके। तो ये देखें, इधर हम नोड एसिंक, ये वाला, तो ये देखिएगा, से समथिंग टू, 4 और 8। तो इस तरह करके क्या हुआ है, हमने अवेट किया है, वेट किया है जब तक कि इसका आंसर नहीं आ जाता। हम वेट करते रहे, जैसे ही इसका आंसर आया उसने क्या किया है, उसे कंसोल करवा दिया है। ये अवेट समझ आ गया, एसिंक अवेट। जी सर।
ठीक है, मजीद ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें भी हमें ये मजीद समझ आ जाएगा। फिर ये हमारा जो है ना कंकरेंसी वाला पार्ट, फिर हम वो जो एक एग्जांपल लेके चल रहे थे पोस्ट वाली, उस पे तीनों को अप्लाई करेंगे, यानी कि कॉल बैक को भी अप्लाई करेंगे, प्रोमिस को अप्लाई करेंगे, प्रोमिस के दोनों तरीकों को हम हैंडल करेंगे, देन वाले को भी और अवेट वाले को भी। फिर हमें ये सारा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। पहले जरा इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अच्छा जी, दिस एक्सरसाइज विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज अवेट टू वेट अ promise inside an async function. Using await and async, create a counter with timeout and increment a global counter value. अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट ए ग्लोबल वैल्यू फॉर ए काउंटर। तो ये मैंने कोड इसका बना के रखा हुआ है, हम क्या करते हैं सीधा उस पर चलते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है कि क्रिएट ए ग्लोबल वैल्यू फॉर ए काउंटर, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लो, हमने ये बना लिया हुआ है, लेट काउंट इज इक्वल टू 0। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने CNT रखा हुआ है, इसको बल्कि इस तरह करते हैं कि काउंट ही कर देते हैं इसका नाम। ये देखिए, मैंने क्या किया है, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया है ग्लोबल और उसे 0 दे दिया है। ये पहला हमारा काम हो चुका है। क्रिएट ए फंक्शन दैट टेक्स वन आर्गुमेंट, एक फंक्शन बनाए जो कि एक आर्गुमेंट ले, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए न्यू प्रॉमिस, और फिर प्रॉमिस का रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा, सेटिंग ए सेट टाइम आउट फंक्शन दैट विल कंटेन द रिजॉल्व इंस्टेंस। और अपने अंदर वो एक सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज कर रहा होगा और कुछ टाइमर लगा के उसका आंसर निकाल रहा होगा। ये देखें, मैंने एक फंक्शन बनाया, अपने अंदर एक वैल्यू ले रहा है और एक न्यू प्रॉमिस बना रहा है, प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट को कॉल कर रहे हैं, सेट टाइम आउट को कुछ टाइमर दे रहे हैं और उसकी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर उसे रिजोल्व करवा रहे हैं प्रॉमिस को। इंक्रीमेंट द काउंटर विद इन सेट टाइम आउट, वो क्या कह रहा है कि इंक्रीमेंट करो, हमने वो कर दिया। एडिंग वन एवरी सेकेंड, हम क्या करेंगे, एक सेकंड के बाद एक का ऐड कर देंगे, एक काउंट की वैल्यू एक बढ़ा देंगे एक सेकंड के बाद, तो ये हो रहा है। रिजोल्व द प्रॉमिस विद द वैल्यू ऑफ द काउंटर, कह रहे कि आपने क्या करना है, प्रॉमिस को रिजोल्व करना है विद द वैल्यू ऑफ द काउंटर, जो भी इस टाइम काउंटर की वैल्यू चल रही होगी आपने उसके साथ क्या करना है। ये देखिए, ये मैं इधर क्या कर रहा हूँ, रिजोल्व करवा रहा हूँ इस काउंटर की जो भी वैल्यू चल रही होगी उसके साथ इस प्रॉमिस को। एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट वाज इन द फंक्शनल आर्गुमेंट, ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है क्रिएट एन एसिंक्रोनस फंक्शन। अब आपने एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है दैट आउटपुट्स इनटू द कंसोल द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल काउंटर। जो क्या करेगा, इस वक्त जो ग्लोबल काउंटर की वैल्यू है उसे क्या करेगा, कंसोल करेगा, एंड द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, और जो भी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट होगा उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये देखिए, हमने एसिंक फंक्शन बनाया, उसका नाम ए कॉल रख दिया, वो अपने अंदर एक वैल्यू ले रहा है, हम सिंपल उसे कंसोल करवा रहे हैं उस वैल्यू को, और जो ग्लोबल हमारा वेरिएबल है उसको, इन दो चीजों को कंसोल करवा रहे हैं। और यही उसने कहा है सिंपल, कि आपने क्या करना है, एक वैल्यू लेनी है उसे भी कंसोल करवाना है, और जो काउंट हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को भी कंसोल करवाना है। क्रिएट अ वेरिएबल टू कैप्चर द रिटर्न्ड रिजॉल्व वैल्यू फ्रॉम द अवेट फंक्शन। वो कह रहा है कि अब एक वेरिएबल बनाए जो क्या कैप्चर करेगा इस फंक्शन की वैल्यू को। अब ये देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉन्स्ट रिजॉल्व, ये एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा इस फंक्शन की से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वाली, यानी कि ये प्रॉमिस जो चीज हमें रिटर्न करेगा हम उसका वेट करेंगे, वेट करने के बाद उसका जो भी आंसर आएगा वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब वेट कैसे करना है, वेट हम करेंगे अवेट कीवर्ड के जरिए। इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने वेट किया जब तक कि इसका ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। इस प्रॉमिस ये जो प्रॉमिस है ये रिजॉल्व हुआ एक सेकंड के बाद, तो एक सेकंड के बाद इसका जो आंसर था वो रिजॉल्व को दे दिया गया और सिंपल उससे कंसोल करवा दिया गया। अच्छा जी, ये यहाँ तक हमारा जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। क्रिएट ए लूप टू आइट्रेट 10 टाइम्स, एक लूप बनाए जो 10 टाइम आइट्रेट करे।
इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू एंड इन्वोकिंग द एसिंग फंक्शन, जो हर दफा वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगी और हर दफा जो है वो एसिंग फंक्शन को कॉल करेगी, और ये वैल्यू जो एक एक करके इंक्रीमेंट हो रही है वो बार बार उसे पास करेगी। जिस तरह के ये देखें, अब हमारे पास एसिंग फंक्शन है ये ए कॉल, तो मैं क्या करूंगा, जितनी दफा लूप चलेगी, ये उसने 4 टाइम चलाया हुआ है, हम इधर 10 टाइम कर देते हैं। अच्छा, अब 10 दफा पहले 1 पास होगा ए कॉल को, वो कंसोल हो जाएगा, और इस वक्त जो काउंटर की ग्लोबल वेरिएबल होगी वो कंसोल हो जाएगी। उसके बाद ये जो वैल्यू हमने पास की यानी कि 1, ये पास हो जाएगी इस एसिंग फंक्शन को, इस फंक्शन को जिसके अंदर प्रॉमिस है, और ये 1 मिनट लेगा। 1 मिनट के बाद इसका जो आंसर है, ये जो रिजोल्व हुई वैल्यू है, ये कहाँ पे आएगी, रिजोल्व में, और सिंपल हम उसे कंसोल करवाएंगे। यानी कि 1 मिनट लगेगा एक को प्रिंट होने में, फिर अगला सॉरी 1 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा इसे प्रिंट होने में 1 को, 1 सेकंड लगेगा 2 को, इस तरह 10 सेकंड लगेंगे हमारे इस सारे प्रोसेस को चलने में। ये देखें, ठीक है। तो ये उसने क्या किया है, वेट किया है जब तक कि इसका जो है हमारा वो आंसर नहीं आ जाता। तो ये उम्मीद है कि ये जो है आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। समझ आ गई है ये। एसिंग का वेट का बेसिकली क्लियर है। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं ना वो एसिंग का वेट करते हैं, यानी कि जब भी प्रॉमिस आ जाएगा तो आपने उसका वेट तो करना ही करना है। वेट किए बगैर तो चारा नहीं, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर वेट नहीं करेंगे तो आंसर पेंडिंग में आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर अवेट नहीं यूज करता हूँ, ये देखेंगे मैं इधर से अवेट हटा देता हूँ, इधर से एसिंग। अब क्या होगा, अब इधर देखना पेंडिंग आ रहा होगा, ये देखें ये पेंडिंग आ रहा है, क्योंकि हम वेट नहीं ना कर रहे हैं। वेट करेंगे तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। जब तक कि उसका वेट नहीं करेंगे तो वो रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो पेंडिंग स्टेट में होगा। तो वेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इधर अवेट लगाते हैं। अच्छा, अब अवेट जो है वो एसिंक फंक्शन के अलावा यूज नहीं हो सकता है, तो हम इसे एसिंक बना दें। अब ये देखिए एरर रिजॉल्व हो गया। अब देखिएगा, तो ये देखें हमने वेट किया 1 सेकंड, और 1 सेकंड वेट करने के बाद जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये चीज होगी है क्लियर आपको। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तीनों। जी जी सर। सर एक नीचे कॉल एक्स का ऑप्शन था, वेरिएबल था सर, वो किस लिए था? कौन सा? ये ये, वाला कॉल है जी। हाँ ये फंक्शन का नाम है, हम सिर्फ उसे कॉल कर रहे हैं इधर लूप के अंदर, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ पर हम 2 मिनट की जरा ब्रेक लेते हैं, फिर हम जो है वो अपनी उस एग्जांपल को लेके आते हैं जो कि हमने छोड़ी थी दोबारा से, वो जिसके अंदर पोस्ट क्रिएट हो रही थी और पोस्ट को हम गेट कर रहे थे। उसे इन तीनों चीजों के जरिए इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमें कंकरेंसी मुकम्मल समझ आ जाए। फिर जो है हम इवेंट लूप पे मूव करेंगे। 2 मिनट जरा रेस्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपके या कोई और चीज डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जब हम इवेंट लूप पढ़ेंगे ना, इवेंट लूप, तो फिर आपको ये सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी कि असल में ये जो कोड वेट कर रहा होता है वो कहाँ पे जाता है, फिर वो वापस कैसे आता है। तो ये जितना भी हमने ये अब तक जतन किए हैं ना कंकरेंसी को समझने के लिए, कि हमने वेट करना है, जो वेट करेगा जाहिर है कि वो जब तक आएगा नहीं हमने उसे रिजॉल्व नहीं करवाना है या उसका वेट करना है प्रॉमिस का। तो ये कहाँ पे जा रहा होता है, कहाँ से वापस आ रहा होता है, ये सारी चीजें जो है ना, सारा सिनेरियो हमें क्लियर होगा जब हम इवेंट लूप समझेंगे। तो उससे पहले जो है हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसी एग्जांपल को इवेंट लूप के साथ समझेंगे, ताकि हमें वो भी क्लियर हो जाए और ये सारा काम भी क्लियर हो जाए।
अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम वही हमारी पोस्ट वाली एग्जांपल लेते हैं। पहले पोस्ट बनाते हैं, एक एरे ले लेते हैं पोस्ट की। अब ये फुल फ्लेज एक एप्लीकेशन होगी, ठीक है, जिसके अंदर तीनों मैकेनिज्म हम यूज करेंगे। तो जरा इसे आप अच्छे से समझिएगा। कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू एरे। इसके अंदर आएंगे जी, हम दो पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। टाइटल पोस्ट वन, डेटा दिस इज पोस्ट वन, पोस्ट टू दिस इज पोस्ट टू। मैंने क्या किया है, सिंपल एक एरे ली है अभी तक। एरे लेके उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पहली पोस्ट है, ये दूसरी पोस्ट है। अब जो रियल टाइम पोस्टें होती हैं वो भी इसी तरह होती हैं कि उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें टाइटल स्टोर होता है, डाटा स्टोर होता है, पिक्चर स्टोर होती है। जो भी चीज़ हम उसमें एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहें वो हम इस तरह कर सकते हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं सिर्फ ये दो चीज़ें लेके चल रहा हूँ, टाइटल को और डाटा को। तो ये देखिए, अभी के लिए हमारे पास पोस्ट है। और अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जो पोस्ट को गेट करेगा। गेट मीन सिंपल प्रिंट करवाएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया, गेट पोस्ट। लेकिन ये जो प्रिंट करवाना है वो 1 सेकंड के बाद करवाना है, ठीक है। यानी कि मैंने सेट टाइम आउट लिया, उसे 1 सेकंड का टाइम दे दिया कि 1 सेकंड लेने के बाद आपने क्या करना है, सारी पोस्ट को प्रिंट करवा देना है। ये कोड समझ आ गया आपको, ये वाला? देखिए, ये कोड समझ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? जी सर। ठीक है। तो ये एक फंक्शन मैंने बना लिया जो क्या करेगा, जितनी भी पोस्ट अब तक बन चुकी हैं उनको सिंपल 1 सेकंड के बाद सबको क्या करेगा, 1 सेकंड का गैप लेने के बाद उसको प्रिंट करवाएगा। किस तरह, जरा इसे इधर इससे रन करके देखते हैं। हमारा ये मेरा पड़ा है प्रैक्टिस 2 के अंदर। इसे रन करते हैं हम। कंसोल ओपन किया। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं अभी तक। इस फंक्शन को अभी तक हमने कहीं पे कॉल नहीं किया है, तो इसको कॉल करते हैं। ये देखेंगे, 1 सेकंड का वेट करने के बाद क्या वो करेगा, दोनों को प्रिंट आउट करवा देगा 1 सेकंड का वेट करने के बाद। तो ये हमारा ये वाला फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये वाला गेट पोस्ट वाला। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं क्रिएट पोस्ट वाला, कि जिसके जरिए हम क्या करेंगे, पोस्ट को क्रिएट करवाएंगे। फंक्शन क्रिएट पोस्ट। अच्छा, ये अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रही होगी, उसका नाम हम फॉर एग्जांपल पोस्ट रख देते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर ये दोनों चीजें आ रही होंगी, ये वाली टाइटल और डाटा। और हम उसे सिंपल क्या कर रहे होंगे, उस एरे के अंदर पुश कर रहे होंगे। लेकिन लेकिन क्या होगा कि वो ये दो दो सेकंड का टाइम लेगा। हम क्या करते हैं, पोस्ट डॉट, बल्कि सेट टाइम आउट के अंदर रखते हैं, सेट टाइम आउट। ये मैंने 2 सेकंड का टाइम ले लिया। और इधर इधर मैं अब वो कोड लिखूंगा सेट टाइम आउट के अंदर। यानी कि इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोस्ट इस फंक्शन को भेज रहा हूँ। इस फंक्शन को भेजने के बाद हम ये जो हमारी पोस्ट वाली एरे है उसके अंदर पुश करवा देंगे इसको। ठीक है, तो ये समझ आ गया ये कोड, ये क्या चीज़ है, समझ आ गई? जी सर। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं क्रिएट पोस्ट को कॉल। क्योंकि पहले पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए फिर गेट होनी चाहिए ना। लेकिन अब क्या होगा, अब जरा देखें, ये लेगा 2 सेकंड,
ये लेगा 1 सेकंड। ये पहले चल जाएगा गेट पोस्ट, ये बाद में चलेगा। तो अभी तक हमें सिर्फ दो ही प्रिंट हुई नजर आएंगी। असल में क्रिएट 3 हो चुकी होंगी, लेकिन क्रिएट चूंकि टाइम ज्यादा ले रही है, तो पहले वो गेट वाली को कॉल कर लेगा और क्रिएट बाद में हो रही होगी। तो ये देखते हैं। ये देखें, ये अभी तक सिर्फ दो ही प्रिंट करवाए जा रहे हैं। अगर मैं इसका टाइम बढ़ाऊं, इसको 3 कर दूं ना, तो फिर देखिएगा, फिर जो है ना, ये 3 आ रही होंगी। टाइटल शरीफ। हाँ, जब हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसे भेज तो रहे नहीं कि भाई ये लेके आप भेजो। टाइटल पोस्ट 3 डाटा। डाटा ही है ना, ठीक है, डाटा। और इधर हम भेज रहे हैं दिस इज पोस्ट 3। देखिएगा, अभी भी वो कह रहा है। अब किस चीज कह रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल। तो टाइटल हम भेज तो रहे हैं, ये रहा टाइटल। ये सारा उठा के हमने इसे कर दिया। हाँ ठीक है। ये मैं इधर ऐसे पैरामीटर भेज रहा था, हालांकि वो डायरेक्ट ही रिसीव करने थे। चलिए, ये देखें। ये देखिए, 3 सेकंड का वेट किया। सॉरी, 2 सेकंड के बाद जो है वो एरे के अंदर थर्ड ये जो पोस्ट थी हमारी, वो पुश हो गई। यानी कि अब इस एरे के अंदर 3 चीजें आ चुकी थी 2 सेकंड के बाद। अगले 1 सेकंड के बाद, यानी कि 2 सेकंड तो इसको चलते हुए हो गए थे, तो वो ये 2 सेकंड इसके उधर गुजर गए, फिर रह गया इसका 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद जो है वो ये कोड चला, और इस कोड ने जितनी भी पोस्ट थी उन सबको प्रिंट करवा दिया। अब ये देखें, हमें ये काम करवाने के लिए एक तरतीब से, कि पहले पोस्ट क्रिएट हो फिर पोस्ट जो है वो प्रिंट हो, इसको तरतीब से करवाने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसका टाइमर बढ़ाया है। अगर टाइमर ना बढ़ाएं, अगर इधर 1 सेकंड रहने दें, तो फिर क्या होगा, फिर हमेशा ये पहले चलेगा, ये बाद में चलेगा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए, कि ये एक तरतीब से चले, इस चीज को हैंडल करने के लिए कि ये एक काम एक तरतीब से चले, हम 2-3 मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। नंबर 1, हम कॉल बैक यूज कर सकते हैं। नंबर 2, हम इसको प्रॉमिस बना के उसे यूज कर सकते हैं। अब प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाना होता है और उसके लिए वेट करना होता है, तो वो भी हमें फायदा दे सकता है। तो ये दो मैकेनिज्म है, यानी कि एक तो हम कॉल बैक यूज कर सकते हैं, दूसरा प्रोमिस यूज कर सकते हैं। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अभी हम यूज करते हैं। पहले हम कॉल बैक को यूज करते हैं, जिसके जरिए इस चीज को तरतीब में लेके आते हैं, कि पहले पोस्ट क्रिएट हो, बाद में जो है वो गेट हो। पहले हम कॉल बैक के जरिए करते हैं। जब कॉल बैक के जरिए हमें समझ आ जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे प्रॉमिस, और प्रॉमिस को फिर दोनों तरीकों से रिजोल्व करवा के देखेंगे, डॉट देन के जरिए भी और एसिंक अवेट के जरिए भी। तो अभी हम पहले जो है वो कॉल बैक के जरिए इस काम को करने जा रहे हैं। कि मैं इसको कॉपी कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हमारा ये वाला कोड इधर रहे। और इधर हम सिंपल लिख देते हैं कि ये हमने क्या किया है, एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस जेएस, इस चीज़ को हमने समझा है इस कोड के जरिए। अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इधर मैं करता हूँ कॉल बैक। इसको अच्छा जी।
अब हम क्या करेंगे, कॉल बैक के जरिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि क्रिएट पोस्ट को कहेंगे कि आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। जब आप पोस्ट क्रिएट कर लो, पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, हम आपको एक फंक्शन भेजेंगे, आपने उस फंक्शन को कॉल कर देना है, सिंपल। तो क्या होगा, हर चीज तरतीब में आ जाएगी। यानी कि जैसे ही पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर लेगा, गेट पोस्ट को, और गेट पोस्ट जो है वो सारी की सारी पोस्ट जो है वो प्रिंट करवा देगा। तो एक तरतीब से हम काम करेंगे। तो इसे इसे हमें एक फंक्शन भेजना पड़ेगा, तो उसका नाम मैं कॉल बैक रख देता हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये ठीक है, ये कॉल बैक से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। और फिर हमने क्या करना है, इस कॉल बैक को, यानी कि जैसे ही पुश हो जाए, आपने क्या करना है, इस कॉल बैक को कॉल कर देना है, और कोई काम नहीं करना। यानी कि 2 सेकंड वेट करने के बाद आपने क्या करना है, एरे के अंदर नई पोस्ट पुश कर देनी है। और जैसे ही नई पोस्ट पुश हो जाए, आपने क्या कर देना है, जो भी हम आपको फंक्शन भेजेंगे, आपने सिंपल उसे कॉल कर देना है। तो अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, तो ये 2 चीजें रिसीव कर रहा है, एक तो पोस्ट, वो हम इसे भेज रहे हैं, ये, और दूसरा ये रिसीव कर रहा है कॉल बैक। अब हमने कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है क्रिएट होने के बाद, इस फंक्शन को, तो इसका नाम भेज देंगे इधर, ये देखें, ठीक है, गेट पोस्ट। इधर इसे कॉल नहीं करेंगे, यानी कि इसकी वो पैरेंथेसिस नहीं आएंगी, बल्कि सिर्फ नाम आएगा। अब क्या होगा, अब देखिए, हमने चेन कर दिया इस चीज को तरतीब में लाने के लिए। हमने कहा पोस्ट को क्रिएट करो, ये पोस्ट लो, इसे क्रिएट कर दो। जब ये क्रिएट हो जाए, तो उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर देना। अब क्या हो रहा है, ये फंक्शन अपने अंदर दोनों चीजें रिसीव कर रहा है, पोस्ट और कॉल बैक। टाइमर लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा, 2 सेकंड के बाद पोस्ट क्रिएट हो गई। पोस्ट क्रिएट होने के बाद जो भी फंक्शन हमने भेजा होगा वो कॉल हो जाएगा। तो अब देखिए, काम तरतीब से हो गया। इसके बगैर जो है वो काम क्या हो रहा था, पहले गेट पोस्ट चल रहा था, फिर क्रिएट पोस्ट चल रहा था। अब क्या होगा, दोनों चीजें एक तरतीब में हो जाएंगी। पहले क्रिएट पोस्ट का अपना काम करेगा, अपना काम करने के बाद वो फिर इसको कॉल करेगा, गेट पोस्ट वाले को। तो अब जरा इसे रन करते हैं। तो ये देखें, ठीक है, तीनों जो हैं वो आ चुके हैं। अच्छा, अब ये अगर हमने ये पता लगाना हो कि पहले ये पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आया कि ये पहले हो रहा है, इधर हम एक कंसोल बना देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि पहले ये चल रहा है, यानी कि पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर फिर जो है वो ये वाला गेट पोस्ट वाला कॉल होगा, और 1 सेकंड के बाद, सॉरी, फौरन ही हो जाएगा, चूंकि नहीं, 1 सेकंड के बाद होगा, यानी कि 2 सेकंड तो ये चीज लेगी। 2 सेकंड के बाद फिर जब ये कॉल बैक कॉल होगा, वो फिर 1 सेकंड लेगा। तो इस चेकिंग के प्रिंट होने के 1 सेकंड के बाद जो है ना, वो इसका आंसर सारा प्रिंट हो रहा होगा, देखिए, चेकिंग, और ये 1 सेकंड, ठीक है। पहले चेकिंग हुआ, यानी कि 2 सेकंड के बाद ये चेकिंग प्रिंट हुआ, फिर उसने अगले फंक्शन को कॉल कर दिया, गेट वाले को। तो गेट ने फिर अपना टाइम दिया 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद जो है वो फिर दोबारा ये कॉल, देखें जरा दोबारा, चेकिंग, 1 सेकंड के बाद जो है वो अगला काम हो रहा है। तो ये देखिए, हमने क्या किया, सिंपली हमने कॉल बैक्स के जरिए अपनी इस कंकरेंसी वाले प्रोसीजर को एक चेन बना दिया है, उसकी एक चेन बना दी है, उसी उसकी एक तरतीब बना दी है। यानी कि हमने प्रोड्यूसिंग कोड को और कंज्यूमिंग कोड को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है, कि जब तक प्रोड्यूसिंग कोड का रिजल्ट ना आ जाए, तब तक आपने कंज्यूमिंग कोड को रन नहीं करना है। तो ये चीज समझ आ गई है आपको, कि कॉल बैक के जरिए हम कंकरेंसी को किस तरह हैंडल करते हैं जी। जी सर, ये भी है। मुबशर भाई, क्लियर है ये? जी सर, क्लियर है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं प्रोमिसेस की तरफ, यानी कि ये तो हमने किया कॉल बैक के जरिए हैंडल। अब हम प्रोमिसेस के जरिए यही चीज को हैंडल करते हैं। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि ये हमारे पास सेव रहे। इसी चीज को जरा दोबारा उठाते हैं जो हमने ऊपर की थी। इधर मैं प्रोमिसेस और आगे लिख देता हूँ देन, कि हम देन को यूज करेंगे, डोंट देन। अच्छा जी, इससे यानी कि अभी देन के जरिए करते हैं, फिर एसिंग का वेट के जरिए करेंगे, इन दोनों चीजों के। चलिए, अब ये किस तरह होगा जरा सोचें, मैं भी सोचता हूँ। इस चीज को हम बनाते हैं एक प्रॉमिस,
रिटर्न न्यू प्रॉमिस। ये अपने अंदर हमने सिर्फ रिजॉल्व ही करवाना है, बल्कि रिजेक्ट भी ले लेते हैं। तो ये इधर इधर हम क्या करते हैं, सेटिंग के बाद इसे करवा देते हैं रिजॉल्व। रिजॉल्व करवा दिया है। रिजॉल्व करवाने के बाद ठीक है। अब ये देखें क्या हुआ है। मैंने इस क्रिएट पोस्ट को प्रोड्यूसिंग कोड बना दिया, यानी कि इसके अंदर एक प्रॉमिस लिया है और उस प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा हूं मैं। ये प्रॉमिस क्या कर रहा है, ये प्रॉमिस टाइमर चला रहा है। उस टाइमर के बाद पोस्ट, जब पोस्ट क्रिएट हो जाएगी तो उसे रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, यानी कि 2 सेकंड के बाद पोस्ट क्रिएट हुई और ये साथ ही प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये जो जब पोस्ट क्रिएट की जा रही होगी, यानी कि ये जहां पे अब हम ये कर रहे हैं, ये देखें ना, क्रिएट पोस्ट जब हम कॉल करेंगे तो इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, एक प्रॉमिस रिटर्न करना है। उस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे। तो अब उसका वेट करने के लिए हम जो मैकेनिज्म यूज करेंगे वो डॉट देन करेंगे। तो इधर मैं क्या करूंगा, डॉट देन। यानी कि जैसे ही क्रिएट पोस्ट वाला प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को कॉल कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये चूंकि देन जो है अपने अंदर 2 फंक्शन लेते हैं। ठीक है, एक रिजॉल्व के केस में, एक रिजेक्ट के केस में। तो मैं अभी चूंकि रिजॉल्व ही होना है इसने, ऑब्वियस सी बात है कि हमने सिर्फ रिजॉल्व को यूज किया है। तो अगर हम एक फंक्शन भी लिख लें तो वो काफी हो जाएगा। जिस तरह के मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन लिख रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, इधर एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं, वो जरा इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम गेट पोस्ट को कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा ये कोड ठीक है, देखने में तो ठीक लग रहा है। यानी कि हमने क्या किया, क्रिएट पोस्ट जो है, ये जो फंक्शन है इसे कॉल किया, इसने हमें एक प्रॉमिस रिटर्न किया, हमने उसका वेट किया डॉट देन के जरिए। और जैसे ही प्रॉमिस आ गया तो हमने एक फंक्शन ले लिया और इस फंक्शन के अंदर हमने कॉल कर लिया इस गेट पोस्ट को। अब क्या होगा, जब तक ये पोस्ट क्रिएट नहीं होगी तब तक इधर रुका रहेगा। जैसे ही पोस्ट क्रिएट हो जाएगी तो रिजॉल्व में चला जाएगा और रिजॉल्व में जाके वो क्या करेगा, गेट पोस्ट को कॉल कर देगा। ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है, देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये देखिए हमने क्या किया, ये कोड समझ आ गया आपको कि डॉट देन के जरिए हमने किस तरह प्रोमिस का वेट किया है। ये समझ आ चुका है। ये जी कोई, सर। ठीक है। अच्छा, अगर अब क्या हो, अगर मैं डायरेक्टली इसको इधर कॉल कर दूं तो, यानी कि इसे इधर एक फंक्शन पास ना करूं बल्कि डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर दूं, तो ये क्या ये काम करेगा, इस चीज को देखते हैं। हाँ, नहीं काम करेगा। ठीक है, उसने वेट नहीं किया बल्कि उसने गेट पोस्ट को कॉल कर दिया है। और जब गेट पोस्ट को उसने कॉल किया है तो इसका मतलब ये है कि गेट पोस्ट पहले चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक फंक्शन ही पास करना पड़ेगा इस तरह करके, क्योंकि ये देन जो है अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, इसलिए हमें हमें एक फंक्शन ही पास करना पड़ेगा। ये ठीक हो गया। इधर मैं इसके अंदर एक कंसोल करवा लेता हूँ ताकि दोनों के टाइमर का हमें फर्क पता चल जाए। प्रोड्यूसिंग कोड, ठीक हो गया, डन हो गया। चलिए जी, ये हमने डॉट देन के जरिए देख लिया कि हमने प्रोमिस का वेट किस तरह करना है। अब हम एसिंक अवेट के जरिए करते हैं यही काम। तो इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर दिया और इधर मैं लिख लेता हूँ एसिंक अवेट। तो अब ये जो काम था, अब जाहिर है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसने प्रॉमिस देना है तो मुझे अवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और अवेट लगाने के लिए मुझे उस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, ए सिंक बनाना पड़ेगा। तो इधर मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन
ये हम इसका नाम टेस्ट रख देते हैं कि हम टेस्ट करना चाह रहे हैं अपने कोड को। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्रिएट पोस्ट को। पोस्ट को क्रिएट करवाएंगे, इसे एक पोस्ट पास करेंगे। उस पोस्ट को मैं इधर से उठा लेता हूँ, यही उठा, ठीक है। अच्छा जी, अब जब तक पोस्ट क्रिएट ना हो तब तक क्या करना है, तब तक आपने वेट करना है। ये मैंने अवेट लिख लिया। अब इधर अवेट लिखने का मतलब क्या है कि इसे एसिंक बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसने हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करना है रिजॉल्व के केस में। तो रिजॉल्व जब हो जाएगा, यानी कि जैसे ही रिजॉल्व होगा तो रिजॉल्व ने कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करना है। अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इधर रिजॉल्व में कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन जो है ना, ये रिजॉल्व को दे देते हैं कि आपने इस फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न कर देना है, और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, एट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब जो भी, जैसे ही ये पोस्ट क्रिएट होने जाएगी, ये पोस्ट क्रिएट हुई, इसके अंदर मिला उसे एक प्रॉमिस, प्रॉमिस मिला, ये कंसोल हो चुका, पोस्ट क्रिएट हो गई और रिजोल्व हो गया। रिजोल्व जो है वो अपने अंदर गेट पोस्ट यानी कि इस फंक्शन का रेफरेंस ले रहा है। अब क्या होगा, इससे जो भी रिटर्न होगा, रिजोल्व आएगा तो वो, ये जो इस फंक्शन का रेफरेंस है वो इधर आ चुका होगा। और इधर आके हम क्या करेंगे, सिंपल इस इसको प्रिंट कॉल कर देंगे, क्योंकि ये एक फंक्शन होगा ना, फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न हो रहा है तो हम उसे कॉल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर किसका रेफरेंस होगा, इस गेट पोस्ट का। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिंपल उसे प्रिंट करवा रहे हैं। उम्मीद है कि ये कोड ठीक होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं, जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ये चलेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं, टेस्ट, ये देखें ठीक हो गया। सेम उसी तरह काम किया कि पहले प्रोड्यूसिंग कोड चलाया, यानी कि पोस्ट क्रिएट हुई है, तो मैं ना इसका नाम क्रिएटिंग पोस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। क्रिएटिंग पोस्ट, ठीक हो गया जी। तो ये हमने क्या किया, एसिंक अवेट के जरिए वेट कर लिया प्रॉमिस का, ऊपर हमने डॉट देन के जरिए वेट कर लिया। तो ये दोनों तरीकों से हमने जो है वो अपना काम देख लिया हुआ है जी। ये चीज समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन हो इसमें किसी किस्म की? हाँ जी, अब्दुल वहाब भाई, ये चीज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। लगता है नींद आ रही है भाई। चलें, एक टॉपिक रह गया इवेंट लूप, उसे समझ के फिर क्लोज करते हैं। आज ठीक है हमारी सर। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। इमरान भाई, समझ आ रही चीज आज? यस, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इवेंट लूप को जरा समझ लेते हैं और हमारा ये जो है वो टॉपिक सारा कवर हो जाए। इवेंट लूप क्या चीज है? तो उसके लिए हम चलते हैं। इवेंट लूप, हाँ जी ये। अच्छा जी, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का इंजन है ना, यानी कि जो इस वक्त हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इंजन चल रहा है, इंजन मीन के जिसने कोड को रन करना होता है,
वो जो इंजन है वो क्या करता है, उसके अंदर दो तीन चीजें होती हैं जो कि समझने वाली हैं कि वो काम किस तरह करता है। वैसे जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस मीन कि एक वक्त में एक काम कर सकती है। लेकिन जो इसका न्यू इंजन है वो हमें, अगर हमने एक वक्त में एक से ज्यादा काम करने हैं तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उस मकसद के लिए उस वो दो तीन चीजें यूज कर रहा होता है। एक उसके अंदर स्टैक होता है, एक हीप होती है और एक क्यू होता है। ठीक है, अब इस चीज को समझिए कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होती है, हीप क्या होती है, ये समझते हैं। स्टैक क्या चीज है? स्टैक एक मेमोरी के लिए, मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए एक स्ट्रक्चर है। यानी कि जो चीज स्टैक के अंदर रखी जाएगी, जो लास्ट में होगी वो सबसे पहले रिमूव होगी, फिर उसके सेकंड लास्ट वाली, फिर इस तरह आगे करके रिमूव। जिस तरह कि आप प्लेट्स को ऊपर नीचे रख दें, तो सबसे पहले जो प्लेट यूज होगी वो सबसे ऊपर वाली यूज होगी, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली। तो इस तरह क्या किया जाता है, कोड जो है इसके अंदर भेजा जा रहा होता है। जो सबसे ऊपर में होता है सबसे पहले वो रन होता है, फिर उसके बाद वाला रन होता है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस तरह करके एक एक करके एक वक्त में एक काम हो रहा होता है। ये स्टैक। स्टैक समझ आ गया क्या चीज है? जी, स्टैक समझ आ गया। सर थोड़ा सा दोबारा से बताना थोड़ा सा। चलिए, मेरे ख्याल में इस तरह करते हैं, ये जो इवेंट लूप है ना, टाइम काफी हो रहा है, जी तो जी। तो ये जो इवेंट लूप है ना, इस चीज को हम कल पे रख लेते हैं। कल किसी टाइम जो है ना वो मैं टाइम अनाउंस कर दूंगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इवेंट लूप। हम इसे क्या करेंगे, कल इसे अच्छे से समझ लेते हैं। और ये जो हमने आज एग्जांपल लिए ना, इसे विजुअली कल इवेंट लूप के जरिए समझ लेंगे कि इवेंट लूप के अंदर यही हमारे वाली एग्जांपल किस तरह काम करेगी। इस तरह ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है, इसे इंशाल्लाह कल करते हैं। बाकी अगर आज के लेक्चर में से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मुझसे। कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम आज का लेक्चर एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।